गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि डिटरमिनेंट का टॉपिक चल रहा है, कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम क्रैमर मेथड सीखने वाले हैं कि सॉल्यूशन मतलब कि लीनियर इक्वेशंस को हम क्रैमर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड सीखा था, अब आज की क्लास में हमें क्या सीखना है, क्रैमर मेथड। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए क्रैमर रूल में आपको ये समझना है, जैसे हमने कल लीनियर इक्वेशन के 3 इक्वेशन लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरह से 3 इक्वेशन हम लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला इक्वेशन ये है हमारे पास a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इक्वल में d1 लिखा हुआ है, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इक्वल में d2 है, और तीसरा इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस में c3z इक्वल में d3। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। इस टाइप के इक्वेशन कल की लाइव क्लास में हमने सॉल्व करना सीखा था, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना सीखा था बाय मैट्रिक्स मेथड। आज हमें इस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है क्रैमर मेथड से। तो आज की क्लास में क्रैमर मेथड आप सभी को समझना है कि क्रैमर मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे d की वैल्यू निकाल लो। तो d की वैल्यू क्या है, d हमें एक डिटरमिनेंट देगा। d क्या है, डिटरमिनेंट मतलब x y और z के कोफिशिएंट। तो x y z के कोफिशिएंट क्या है, a1 b1 c1 और फिर a2 b2 और c2, इसी तरह से a3 b3 और c3, ये हमने लिख लिया। और अब d की वैल्यू लिख लिया हमने, इसके बाद अब हम d1 की वैल्यू लिखेंगे। तो d1 की वैल्यू कैसे लिखना है, तो d1 की वैल्यू के लिए देखिए समझिए। ठीक है, तो d1 की वैल्यू के लिए हमको करना क्या है, ये जो x में x के कोफिशिएंट लिखे हुए हैं a1 a2 और a3, इनको आप रिप्लेस कर दोगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है d1 d2 और d3 से, इनको आप रिप्लेस कर दो, आपस में रिप्लेस कर देना। तो a1 a2 और a3 के प्लेस पे हमें लिख देना है d1 d2 और d3, ये लिख लिया हमने। इसके बाद देखिए b1 है b2 है b3 है, उसे हम एज इट इज लिखेंगे c1 c2 और c3। d1 की वैल्यू मिल गई हमें। इसके बाद देखिए d2 की वैल्यू लिखना है हमको। d2 क्या होगा, तो d2 में जो काम हमने d1 में किया था, तो d1 में हमने c1 के प्लेस पर कांस्टेंट टर्म को लिखा। अब हम क्या करेंगे, d2 लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, d2 लिखने के लिए आपको c2 के प्लेस पर, ये c2 दिख रहा है, c2 के प्लेस पे कांस्टेंट टर्म डाल देना। तो d1 d2 और d3 लिख देना, और बाकी हमें एज इट इज लिख देना है एलिमेंट जो भी हैं, a1 a2 a3, यहाँ पे c1 c2 और c3, d1 और d2 हमने लिख लिया। अब लास्ट में हम यहाँ पे लिख लेंगे d3 की वैल्यू। तो d3 ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट पे चला जाएगा। तो d3 की वैल्यू क्या होगी, तो d3 के लिए क्या करेंगे, जो कॉलम हमें c3 कॉलम दिख रहा है, तीसरा कॉलम दिख रहा है, तो उसके प्लेस पर अब हमें कांस्टेंट टर्म को लिख देना है। मतलब यहाँ पे हमें d1 d2 और d3 लिख देना है। ठीक है ना, d1 d2 और d3, और c1 और c2 के प्लेस पे एज इट इज एलिमेंट नोट कर लिए जाएंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3, इतना काम कर लिया। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, और नो सॉल्यूशन कब होगा। जिस तरह से हमने केस वहां पे कल मैट्रिक्स मेथड में सीखे थे, उसी टाइप से यहाँ पे भी सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेकर के सारी चीजें आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी क्या है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली कंडीशन, केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट ये कह रहा है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि d की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, d इज नॉट इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही, तब हमें ये जो इक्वेशन है ये किस टाइप से सॉल्यूशन देंगे, तो वो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब d की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। क्लियर है, तो जब d की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। अब यूनिक सॉल्यूशन जो होगा वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उसको समझ लेते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे x इक्वल टू हमें लिखना d1 अपॉन में d, d1 अपॉन में क्या लिख दिया हमने d। इसी तरह से y की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो d2 अपॉन में d लिख देंगे, और z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने लिख दिया d3 अपॉन में d। तो जब हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये d1 d क्या है, ये सब डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यूज मिलेगी, एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी जिसको हम डिवाइड करके x y z की वैल्यू डिटरमाइन कर पाएंगे। ओके, तो ये पहला केस है। पहला केस आप सबको क्लियर है। ओके, तो चलिए देखते हैं केस सेकंड क्या है। केस सेकंड में होता क्या है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि d इज इक्वल टू 0 हो जाए, d किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, एंड आल्सो और साथ ही साथ d1 d2 और d3 भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। d1 d2 d3 भी 0 है और d भी 0, मतलब सारी वैल्यू 0 मिल रही है, 0 मैट्रिक्स मिल रही है। ठीक है, या फिर 0 एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है। तब क्या होगा, तब यहाँ पे लिखेंगे देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ठीक है, जब d की वैल्यू 0 हो गई और d1 d2 और d3 भी हमें 0 वैल्यू दे रहे हैं, तब ये कैसा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आपको क्लियर हो गया। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए हमने कल आपको मेथड बताया था कि आप पुट करोगे z इक्वल टू k, z की वैल्यू k पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे किसी भी लीनियर इक्वेशन में आप z की वैल्यू पुट कर दीजिए k, और फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो दो इक्वेशन बनेंगे वहां से हम x और y की वैल्यू डिटरमाइन आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, तो z की वैल्यू k पुट करना एंड सॉल्व टू लीनियर इक्वेशन एंड डिटरमाइन x एंड y, x और y को आपको डिटरमाइन कर लेना है। क्लियर हो रहा है। ओके, तो चलिए अब केस थर्ड देख लेते हैं क्या है। केस थर्ड में हमें समझना है, केस थर्ड ये है नो सॉल्यूशन का केस। अगर कभी ऐसा हो जाए कि d जो है 0 के इक्वल हो जाए, तो d तो 0 के इक्वल है, बट d 0 के इक्वल है, बट एट लीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉन जीरो। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि d तो 0 के इक्वल है, लेकिन d1 d2 और d3 में कोई एक 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, कोई एक 0 के इक्वल ना हो, तब हमें ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसा होगा, नो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। तो केस थर्ड हमने ये बताया व्हेन d इक्वल टू 0 बट at least one of d1 d2 d3 is non-zero, then situation will be non-zero, no solution। नो सॉल्यूशन का केस है ये। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, d की वैल्यू 0 होती है और कम से कम एक d1 d2 और d3 में से कोई एक नॉन जीरो होगा, तब उसे हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्लियर है, तो ये तीन केस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सारे केसेस क्लियर करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। ठीक है, क्रैमर रूल पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आप सभी बच्चे इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपका नोट्स भी साथ साथ मेंटेन होता रहे। ठीक है, चलिए नाउ स्टूडेंट अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्रैमर मेथड से इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। क्रैमर मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x, y और z की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं। वैसे एक चीज और बता दूं मैं, एग्जाम में क्या होगा कि एग्जाम में पहले से
इंस्ट्रक्शन गिवन होगा कि आपको क्रैमर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है या फिर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है तो आपकी इच्छा पे निर्भर है कि आप किस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे d की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो d इक्वल टू है क्या हमारे पास, d इक्वल टू यहाँ पे देखिए x, y और z के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे 1 1 और 1 है, फिर 1 -1, y का कोफिशिएंट -1 और फिर लिखा हुआ है z का कोफिशिएंट 1। इसी तरह से x, y, z के कोफिशिएंट यहाँ से लेने हैं, तो 3 2 और माइनस में 4। इसके बाद फिर हम d1 की वैल्यू लिखेंगे। तो d1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो d1 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसमें अब करना क्या है, x के कोफिशिएंट जो हैं उसे हम d से इंटरचेंज कर देंगे। तो d क्या है हमारे पास 6 2 और 6 है, 2 है और क्या है माइनस में 5 है। इसके बाद बाकी को एज इट इज लिखना है, c2 और c3 के एलिमेंट को। तो 1 -1 और 2 लिख लिया, फिर 1 1 -4 लिख लिया। इसके बाद हम d2 को लिखते हैं। तो d2 में क्या लिखना है, d2 में होगा क्या, जो c2 के एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है उन्हें हम इंटरचेंज करेंगे d के साथ, ठीक है। तो इस प्लेस पे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस में 5, ठीक है। बाकी को हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। तो 1 1 और 3 मिल गया। इसके बाद फिर देख लीजिए 1 1 और फिर क्या है माइनस में 4 है, तो d2 लिख लिया हमने। इसी तरह से अब हम यहाँ पे d3 की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो d3 के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो d3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो d3 में क्या होगा, जो c3 कॉलम हमें दिख रहा है वहां पे कांस्टेंट टर्म लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख लो 6 2 और फिर माइनस में 5। बाकी को हमें एज लिख देना है, तो 1 1 और 3 लिख दिया। फिर क्या लिखना है 1 -1 और 2। इतना काम होने के बाद आपको इन्हें सॉल्व करना है। ये हमारे पास 4 डिटरमिनेंट हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप एक्सपेंशन भी आप इसका कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेंड करके आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो d की वैल्यू, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, कुछ प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी थी उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसको देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में अगर मैं यहाँ पे देखो ये c1 दिख रहा है, c1 में से अगर c2 को हम माइनस कर दें तो 1 -1 क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा। 3 - 2 कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर c2 में से c3 को माइनस करते हैं तब देखिए 1 -1 ये भी 0 मिल गया, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 मिल जाएगा। 2 में से इसको माइनस करेंगे तो 6 मिल जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, c1 में से c2 को माइनस किया, c2 में से c3 को माइनस किया। उससे हुआ क्या, ये 2 0 बन गए, और 0 ही बनाना होता है, ठीक है। 0 बनाते हैं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे 1 है, फिर 1 है और फिर क्या है माइनस में 4 है। अब हमें 2 0 मिल चुके हैं, इसलिए अब हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं इसके अलावा। तो इसके अलावा जब एक्सपेंशन होगा इसका, तब आप देख लो ये यहाँ पे ये हमारे पास एक माइनर लेफ्ट हुआ, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 × 2 कितना मिल गया 12, और फिर माइनस साइन, और 1 × -2 कितना हो गया 1 × 2 -2, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है 12 और 2 14, ये वैल्यू हमें मिल गई। क्लियर है, एक और चेक कर लो। 6 × 2 12 और माइनस का 2 14 मिल गया हमें। प्लस माइनस प्लस था तो यहाँ पे प्लस साइन था। क्लियर है, ओके। तो d की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली है। इसी तरह से अब हम d1 की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो d1 की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आप देखो कि अगर मैं इसमें यहाँ पे ये क्या करूँ, यहाँ पे ये c2 दिख रहा है, c2 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करके अगर c1 से माइनस कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही काम हम करते हैं, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 6 - 6 कितना हो गया 0। 6 से मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 2 पहले से लिखा हुआ है, 6 से मल्टीप्लाई इसमें हमने किया तो ये माइनस का 6 हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर रहे थे, एक मिनट, यहाँ पे इसमें से हम इसको माइनस करने वाले थे लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 6 मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल हमें कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा।
इसी तरह से हम यहाँ पे देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से माइनस करेंगे, तो -5 और फिर माइनस का 6 × 2 कितना मिल गया 12, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 17 मिल रहा है। क्लियर है? ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक जीरो तो मिल गया हमें, अब इससे तो जीरो बनाना आसान हो गया, तो C2 में से आप C3 को माइनस कर लो, तो 1 - 1 कितना मिल गया 0 मिल गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये -2 देगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 1 1 और फिर -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसके अलाउंग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएंगे। 8 × 6 कितना हो गया 8 × 6 48 और फिर माइनस साइन यूज करेंगे और 17 माइनस का है और 2 भी माइनस का, तो कितना मिलेगा 34। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से हमें क्या दे रहा है 8 - 4 4 14 मिल गया फाइनल में। ठीक है, तो D1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली 14। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना? तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज जब यूज हो जाती है तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखो सिंपल दिख रहा है कि अगर हम R1 में से देखो ये 1 - 1 0 हो रहा है, अभी तक हमने कॉलम में से माइनस किया, लेकिन ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। चाहते तो हम 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते तो 0 हो जाता, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर R1 में से R2 को माइनस कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा आसानी से। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं R1 - R2, तो 1 - 1 0 हो रहा है, 6 - 2 4 मिल गया हमें और फिर 1 - 1 0 हो रहा है। ठीक है, अब हमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी क्योंकि 2 0 हमें मिल चुके हैं, 1 2 1 3 और फिर -5 और यहाँ पे -4। क्लियर है सभी को? तो जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पे, जल्दी से बताइए यहाँ पे ये जो R1 - R2 क्या ये क्लियर है? 2 0 बनाने थे हमें। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए ये 2 0 बन गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट है जो नॉन जीरो है उसके अलावा एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम हमारे कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 लिखने की कोई नीड नहीं थी हमें यहाँ पे मतलब 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होता तो फाइनली हमें 14 ही देता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो 4 हमने लिख दिया पहले, और 4 कैसा है, 4 के पास साइन कौन सा ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये प्लस होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस मूव करता है, तो ये प्लस है तो ये कैसा होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे इसको देख लीजिए जरा, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर दूं। यहाँ पे देखिए प्लस है तो ये माइनस का 4 मिल गया और फिर हम इसके अलावा जब रो को और कॉलम को डिलीट करते हुए जो हमारे पास एलिमेंट लेफ्ट होंगे उसका अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तब हमें क्या मिलेगा 1 का -4 से मल्टीप्लाई क्या मिल गया -4, फिर माइनस साइन यूज किया हमने, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 मिल गया हमें। ठीक है, तो आप देख लो -4 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस में 7 के साथ, तो ये तो फाइनली हमें 28 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिटरमाइन कर लिया है D1 की वैल्यू 14, D2 की वैल्यू 28 और D की वैल्यू 14। इसी तरह से हम D3 को भी इवैल्यूएट कर लेंगे, तो D3 हमें क्या मिलेगा, तो D3 के लिए देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे इस तरह से यूज करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपको R3 दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे R3 में से माइनस कर दूं 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, तो आप देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 - 3 कितना हो जाना है 0। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो हम यही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरी प्रॉपर्टी तो बहुत आसान दिख रही है कि R2 में से आप R1 को माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे R3 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 3 - 3 कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस में 3 कितना मिल जाएगा -1। क्लियर, ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें से माइनस करते हैं तो -5, फिर -3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 और 5 माइनस में 23 देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 1 0 तो मिल गया हमें। ठीक है, 1 0 ये मिल चुका है। अब हमें दूसरा 0 भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करें, ये देख रहे हो कि यहाँ पे R2 है, R2 में से R1 को अगर माइनस कर दें तो दूसरा 0 डेवलप हो जाएगा।
1 माइनस 1 कितना मिल गया, 0 मिल गया। इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 2 देगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 4 मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी 1 1 और 6 को एज यूजुअल लिखना है। तो हमने यहाँ पे R3 माइनस 3R1 किया और साथ में R2 माइनस R1 भी किया। दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर ली डिटरमिनेंट की, इससे ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। अब हम 1 के रिस्पेक्ट में या फिर 1 कहते हैं 1 के अलोंग हम इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। तो 1 के अलोंग एक्सपेंशन करने से क्या मिलेगा, देखो ये 1 है तो 1 को लिख दूं मैं पहले, ठीक है। इसके बाद अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस है तो प्लस में देगा, ठीक है। तो 46 मिल जाएगा ये, फिर माइनस साइन यूज करेंगे और 1 इंटू दोनों माइनस है तो ये प्लस में 4 दे देगा। तो यहाँ पे देखिए कितना मिल रहा है हमें, 42 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने d की वैल्यू, d1 की वैल्यू, d2 की वैल्यू और फिर लास्ट में d3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो अब आप एक चीज और देखो, यहाँ पे d की वैल्यू तो 0 आ नहीं रही है, इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन का केस नहीं है, ठीक है। ये कौन सा सोल्यूशन है, कौन सा केस है, यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन का केस है। तो वन सोल्यूशन कौन सा होगा उसका वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते थे, x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है हमें। तो x की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे d1 अपॉन में d लिख देंगे। अगर y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो d2 अपॉन में d लिखना है, और z की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है तो d3 अपॉन में d लिख देना है। बस इतना काम करना है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी बच्चे को, ये सारी चीजें बहुत आसान है। अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई है प्रॉपर्टी यूज करने में तो उसमें आप एक काम और कर सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट जो मैंने एक्सपेंशन मेथड आपको सिखाया था उस मेथड को आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके d की वैल्यू d1, d2 और d3 की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हो। ओके, तो चलिए उस तरह से भी कर सकते थे हम। और बाकी हमारा मैट्रिक्स मेथड तो है ही, लेकिन लास्ट में अब हमें क्रैमर मेथड सीखना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लो। हम ये चाहते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज मैंने आपसे डिस्कस की थी और कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इस्तेमाल की ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको अगर एक बार और रिवर्स करके वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आप सीख जाओगे, ठीक है। तो ये आपको सीखना ही है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसका ये समझ लीजिए एग्जाम में 100% श्योर है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू के लिए हमने d1 अपॉन d लिख दिया, तो d1 की वैल्यू 14 और d की वैल्यू क्या थी 14, 14 बाय 14 हमें x की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। इसी तरह d2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 28 अपॉन में 14 तो हमें 2 मिल जाएगा। और फिर z की वैल्यू कितनी थी 42 अपॉन में 14। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये आंसर में कई जगह मेंशन दिखेगा आपको, यही पार्टिकुलर क्वेश्चन, यही इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास आंसर क्या मिल गया 1, 2 और 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। क्लियर है? तो अब एक चीज और आपको लास्ट में बता दूं मैं कि यहाँ पे अपने आंसर का वेरिफिकेशन आप अगर करना चाहते हो तो वो भी आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, x y z की जो वैल्यूज मिली हैं उनको आप किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन पे यहाँ पे पुट कर लो। जैसे सपोज कर लिया हमने इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लिया, ठीक है, रैंडमली हमने इक्वेशन सेकेंड ले लिया, वहां पे पुट करके देख रहे हैं। तो x की वैल्यू ये इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, जिससे कि हमको आउटपुट 2 मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है 1 है, y के प्लेस पे 2 है और z के प्लेस पे कितना है 3 है। तो 3 और 1 को ऐड किया 4 मिल गया, 4 माइनस 2 तो 2 ही देता है, 2 मिल गया। तो इस तरह से हमारा हमको ये श्योरिटी मिल गई कि हमारा आंसर भी कैसा है, राइट है। ओके, आई होप ये सारा पूरा मेथड, ग्रामर, रूल और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको सभी को अच्छे से क्लियर होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप खुद से करिए जिससे आपको खुद पे सेटिस्फैक्शन मिल सके, ठीक है। तो अब आज की क्लास हम यहीं पे वर्क करते हैं, कल की क्लास में एक और टॉपिक डिटरमिनेंट का हम सीखेंगे जो कि कल हमारा एंड हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है।
कल की क्लास में लास्ट रहेगा डिटर्मिनेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे। आई होप मैंने सारा डिस्कशन आपसे कर लिया है। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, कीप इट अप।